हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं। यानी प्रेजेंट टेंस में 4 होता है, 3 हम लोगों ने पढ़ रखा है और आज चौथा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जनरली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भारी लगता है, हालांकि भारी है नहीं, थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर्स होने की वजह से हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत बड़ा है या भारी है या टफ है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी है। थोड़ा ट्रिक से हम लोग इसको देखते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए हम लोग। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट अलग से पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अलग से पढ़ा है, ये दोनों मिक्स हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम इसका पहचान देखें तो इसका पहचान है ता प्लस रहा, यानी इसका एक सिंगल पहचान नहीं होता है, डबल, क्योंकि टेंस भी तो डबल है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसलिए इसका पहचान भी डबल होता है, ता प्लस रहा। यानी जिस वर्ब में, जैसे वर्ब रहेगा जाना, तो जाना में सिर्फ ता लग गया, जाता तो इंडेफिनिट हो गया, सिर्फ रहा लग गया, जा रहा तो कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन जैसे ही दोनों लग गया, जाता रहा, अब ये सेंटेंस हो जाएगा परफेक्ट का कंटिन्यूअस। जैसा कि यहाँ एक एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ, यानी इसमें ता भी आ गया और रहा भी आ गया, इस वजह से ये कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बताया है कि जो पहचान होता है उसका वैल्यू कितना, 10%। इसमें तो 10% भी ना दे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो ता प्लस रहा का जो लॉजिक है ये हम लोग बोलचाल में यूज़ करते ही नहीं है, ना के बराबर, ना के बराबर। 100 सेंटेंस बोलेंगे तो एक आधा बोल सकते हैं, बहुत होगा तो उससे ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम लोग इस पर तो फोकस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ लिख दिया कि ता प्लस रहा होता है और ऐसा एग्जाम्पल होता है, लेकिन ऐसा हम लोग बोलचाल में यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर बोलचाल में यूज़ कैसा करते हैं, तो उसको हम लोग सबसे पहले सेंस पे देखते हैं। यहाँ सेंस लिखा हुआ आपका नोट करके कि जिस सेंटेंस में ये पता चले कि काम पहले से शुरू है। देखिए 2 पॉइंट है इसमें, पहले है कि कोई काम पहले से शुरू, और दूसरा पॉइंट है कि अभी भी चल रहा है। एक हुआ कि पहले शुरू हुआ पहले खत्म हो गया तो वो तो पास्ट हो जाएगा, यानी पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में वो जारी है, स्टॉप नहीं हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टार्टेड इन पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ एंड स्टिल कंटिन्यू, और अभी भी ये जारी है, स्टॉप नहीं हुआ, चल रहा है। तो ज़रा सा आप हमको ये बताइए कि ये जो 2 पॉइंट है कि काम पहले से शुरू और अभी भी चल रहा है, तो कौन सा पॉइंट आपका पढ़ा हुआ है इसमें, अभी भी चल रहा है, ये तो पढ़ा हुआ है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ाया था, यही ना पढ़ाया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसको कहते हैं, जिसमें पता चले कि काम अभी हो रहा है। तो अब जरा सा देखिए, तो इसका दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है कि काम अभी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, बोलिए काम कब हो रहा है, अभी हो रहा है ना। यानी सिंपल लॉजिक से आपको समझा रहे, एकदम छोटा सा ट्रिक लगा करके, कि आपका जो पॉइंट है कि काम पहले से शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, चल कब रहा है, अभी चल रहा है। तो अभी चलने वाला टेंस कौन सा होता है, कंटिन्यूअस होता है। आप कोई भी कंटिन्यूअस का सेंटेंस लिख दीजिए, जैसे यहां पर मैंने लिखा है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, कब पढ़ा रहा हूं, अभी। इसका एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अभी चल रहा है। पहला पॉइंट क्या था इसका, कि पहले से शुरू है, बस कोई टाइम लगा दीजिए, से लगा करके वो पहले से शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसी में हम कोई टाइम दे देते हैं कि मैं 2003 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब देखिए तो आपका रूल फॉलो हो गया, काम पहले से शुरू, बोलिए पढ़ाने का काम, अंग्रेजी पढ़ाने का काम कब से चल रहा है, 2003 से, और चल कब रहा है, अभी भी। 2003 में शुरू हुआ, फिनिश नहीं हुआ, अभी 2020 में भी चल रहा है, यानी काम पहले शुरू और अभी भी जारी। तो इसका सिंपल ट्रिक है कि आप कोई भी कंटिन्यूअस का सेंटेंस ले लें, वह सो रहा है, ये कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी सो रहा है, कोई टाइम लगा ना दीजिए, वह 1 घंटे से सो रहा है। अब बताइए सोने का काम शुरू कब हुआ, 1 घंटा पहले, और चल कब रहा है, अभी। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि कंटिन्यूअस का कोई भी ट्रांसलेशन लीजिए और उसमें सिर्फ आप टाइम लगा दीजिए। टाइम के लिए आप डे लगा सकते हैं, मंथ लगा सकते हैं, ईयर लगा सकते हैं, खुद टाइम भी लगा सकते हैं। जैसे बोल दें कि वह रविवार से दिल्ली में रह रहा है, तो वह दिल्ली में रह कब रहा है, अभी, लेकिन रह कब से रहा है, तो रविवार से, यानी काम रविवार से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। उसी प्रकार से हम मंथ दे सकते हैं, वह जनवरी से दिल्ली में रह रहा है, तो रह कब रहा, अभी, कब शुरू हुआ, जनवरी में,
उसी प्रकार से बोल दे वो 20 साल से दिल्ली में रह रहा है, तो रह कब रहा है, अभी शुरू कब हुआ, 20 साल पहले। तो यही पॉइंट है हम लोगों का कि जिससे पता चले कि काम पहले से शुरू है और अभी भी जारी है। और ये आसान इसलिए हो जाता है कि अभी भी जारी वाला सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ चुके हैं। तो बस अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस रेडी रखिए और उसमें कोई भी टाइम लगा दीजिए, वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया इतना आप लोगों को? चलिए अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। ज़रा स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है, रटने को तो रट जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि लंबा स्ट्रक्चर है तो हम लोग कैसे इसको ध्यान से समझें। तो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर को। समझने के मामले में पहले स्ट्रक्चर पढ़िए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे यहाँ। समझने के लिए पहला चीज़ कि इस सेंटेंस में, इस स्ट्रक्चर में हैज़ हैव का प्रयोग हुआ है। अब बताइए तो कि हैज़ हैव का क्यों हुआ? काम अभी चल रहा है तो अभी के लिए तो हम इज एम आर भी लगा सकते थे, हैज़ ही हैव क्यों लगाया? बताया था ना आप लोगों को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या परफेक्ट जब पढ़ाया था तब बताया था कि इज एम आर भी अभी के बारे में बात करता है और हैज़ हैव भी अभी के बारे में बात करता है। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इज एम आर सिर्फ और सिर्फ अभी के बारे में बात करता है, उसको पहले से कोई मतलब नहीं, बाद से कोई मतलब नहीं। लेकिन हैज़ हैव एक ऐसा वर्ड है जो अभी की बात करता है लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है, या तो पहले वाला या तो बाद वाला। देखिए तो यहाँ अभी तो काम चल रहा है लेकिन शुरू कब हुआ था? पहले। यानी ये मिक्सिंग सेंटेंस है। तो हमेशा मिक्सिंग सेंटेंस जिसमें अभी का पता चले उसमें हैज़ हैव लगाते हैं। और अगर अभी का पता ना चलता, सिर्फ अभी रहता है, जैसे रहता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, कब पढ़ा रहे हैं? अभी, तो एम लगता, इज लगता, आर लगता, इस तरह का सेंटेंस बनता है। तो हैज़ हैव इसलिए लगा क्योंकि इसमें मिक्सिंग सेंटेंस है, अभी की तो बात कर रहे हैं, साथ में पहले की भी बात है। चलिए अब आइए कि यहाँ वी फॉर क्यों लगा। पहला पॉइंट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसलिए लगा कि यहाँ आप सेंटेंस में देखिए क्या रखा हुआ है, रहा रही। तो रहा रही के लिए हम लोग कौन सा फॉर्म लाते हैं? चौथा फॉर्म लाते हैं ना, आईएनजी वाला फॉर्म। वर्ब में गो है तो गोइंग कर देते, कंटिन्यूअस में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए फोर्थ फॉर्म लगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या है? ये है क्या? बीन। अक्सर कंफ्यूजन होता है और स्टूडेंट्स के पूछने पे जवाब एक ही मिलता है, स्ट्रक्चर है, रट जाइए। स्ट्रक्चर रटने के लिए नहीं होता है, स्ट्रक्चर तो बाद में बना, पहले तो लॉजिक बना। मैथ्स का फॉर्मूला पहले बना था कि पहले मैथमेटिक्स बना था, उसके बाद ना उसको फॉर्मूला पे फ्रेम किया गया। तो उसी तरह से यही चीज़ है कि ये बीन क्यों आया। हमने स्टार्टिंग दिन ही बताया था कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आएगा तो उसको क्लियर करेंगे कि क्यों आया, और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हटा रहेगा तो उसको भी क्लियर करेंगे कि क्यों हटा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्लियर किया था ना, इज एम आर, वॉज वर्ड, हैज़ हैव, कोई हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं, तो क्यों नहीं आता बता चुके हैं। अब यहाँ हम आज ये क्लियर करेंगे क्योंकि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये अगर क्लियर हो गया तो आगे जो चैप्टर पैसिव वॉइस आने वाला है ये पूरा मेरा इसी ट्रिक पर रहेगा, पूरा का पूरा। एक भी स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में हम लोग नहीं लिखेंगे, बिना स्ट्रक्चर के बनाएंगे। देखिए कितना ईजी लगेगा। तो पहले हम लोग इस पर आ जाते हैं, बीन के ऊपर। ये बीन है क्या? सबसे पहले अगर हम बीन के बारे में बात करेंगे तो बीन जो वर्ड है ये बना है एक वर्ड बी से। क्या है? बी। ये एक वर्ब है और इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वर्ब, यानी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये किसी के साथ प्रयोग होगा या किसी रूल्स के साथ होगा, ऐसा कुछ नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। इसका प्रयोग कब होता है इसको हम पहले बता दें। इससे पहले जब वर्ब का कितना फॉर्म होता है? 5, इसका भी 5 फॉर्म होता है। तो बी, बीन, बीन, बीइंग और बी, ये 5 फॉर्म होता है, जिसमें से कभी भी सेकंड फॉर्म इसका यूज नहीं होता है और फिफ्थ फॉर्म इसका यूज नहीं होता है, हमेशा 3 ही यूज होता है। रीजन ये है कि देखिए पहला फॉर्म और 5वां फॉर्म एक ही है, दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म एक ही है, इसलिए कभी भी सेकंड और फिफ्थ कभी लाइफ में यूज ही नहीं होगा, तो 3 ही यूज होगा। लिख इसलिए दिया कि 5 फॉर्म होता है, 5 लिख दिया। अब आइए कि ये जो वर्ड है बी, मेन तो यही है, रूट यही है आपका, इसी को मेन समझना है, इसी से फॉर्म बदला है। ये बी या बीन या बीइंग, ये वर्ड आता कहाँ है? जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर में आया हुआ है। अब आप लोग एक चीज़ याद कीजिए कि आप लोगों को हम 2, 3, 4 चीज़ बता चुके हैं कि जब सेंटेंस में टू आ जाए, टी और टू, तो टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। जब सेंटेंस में मॉडल वर्ब आ जाए तो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। जब सेंटेंस में इज, एम, आर आ जाए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फोर्थ फॉर्म।
और जब सेंटेंस में हैज़ हैव आ जाए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। ध्यान है ना इतना, अगर ध्यान नहीं तो फिर से इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा कि TO2 जहाँ आ जाए उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह से मॉडल वर्ब जहाँ पे आ जाए, मॉडल हम अलग से पढ़ाएंगे, उसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इज एम आर जहाँ आ जाए उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हैज़ हैव जहाँ आ जाए उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये रूल कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं, आंख बंद करके यही रूल रहेगा, ये चेंज हो ही नहीं सकता है। अब जरा सा इस रूल को देखिए तो कि यहाँ बदला कि नहीं बदला। अभी हमने बोला कि हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और यहाँ लगा क्या आपका, हैज़ हैव के साथ लगा हुआ है फोर्थ फॉर्म। अब तो बोलिए सर अभी के अभी बदल गया, बदल ही गया। रीज़न है कि अब यहाँ भाई रहा रही है। अब आप बोलेंगे ठीक है इसमें दो लॉजिक काम करेगा ना, हम यहाँ से हैज़ हैव को हटा देते हैं, हम यहाँ इज एम आर कर देते तो फोर्थ फॉर्म सूट कर जाएगा। इज एम आर जैसे ही लगाएंगे तो ये सिर्फ अभी की बात करेगा, पहले की बात तो करेगा नहीं। मिक्सिंग में इज एम आर आता नहीं है, इसलिए आप ये कर नहीं सकते हैं। तो बोलिएगा ठीक है ये नहीं कर सकते तो ये कर देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे ही लगाइएगा रहा रही का सेंस नहीं देगा, है ना। अभी पढ़ाया था ना आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट में कि रहा रही के लिए आईएनजी जरूरी, यानी ना आप इससे छेड़छाड़ कर सकते हैं ना आप इससे छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो अब रूल क्या होगा, अब रूल आप एक चीज समझ लीजिए कि जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म का सीक्वेंस गड़बड़ा जाए, फिर से समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म का सीक्वेंस गड़बड़ा जाए, जैसा कि यहां पर हुआ है। हैज हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड, आया कौन सा, फोर्थ। सीक्वेंस गड़बड़ाया कि नहीं गड़बड़ाया, यहां लिखा रहे इज एम आर और यहां लिखा रहे थ्री, ये सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। यानी इज एम आर के साथ फोर्थ ही फॉर्म आएगा और हैज हैव के साथ थर्ड ही फॉर्म आएगा। जहां सीक्वेंस गड़बड़ाता है उस सीक्वेंस को ठीक करने के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब बोलेगा इंडिपेंडेंट वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका मीनिंग नहीं होता है, ना बी का, बीन का, बीन, बीइंग, बी, किसी का कुछ मीनिंग ही नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट वर्ब है। ऐसे आप मेन वर्ब के रूप में यूज कीजिए तो बी के माने होना होता है, वाना बी ए डॉक्टर, वो मेन वर्ब होगा उसको छोड़ दिया, हम इंडिपेंडेंट वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। अगर हम मीनिंग वाला वर्ड लगा देंगे तो वो तो मीनिंग बदल देगा, ना मीनिंग होगा ना मीनिंग बदलेगा, इसलिए हम लोग इंडिपेंडेंट वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बीन क्यों आया, हैज हैव के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड, लगा हुआ कौन सा है, फोर्थ। तो हैज हैव को चाहिए कौन, थर्ड, इंडिपेंडेंट वर्ब में से थर्ड निकालिए और यहां लगा दीजिए। अब आपका सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाया। अब हो गया कि हैज हैव प्लस बीन, यानी हैज हैव को कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड, इसको थर्ड मिल गया, ये खुश हो गया, बाकी फिर आप जो लगाइए आगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात। तो सीक्वेंस जहां गड़बड़ाता है, इज एम आर को चाहिए फोर्थ फॉर्म और लिखा रहा है थर्ड, तो आपको बीइंग लगाना होगा क्योंकि इज एम आर को फोर्थ फॉर्म चाहिए तो चाहिए। सेंटेंस लिखा रहेगा, विल लगा रहेगा और विल के साथ गॉन लिखा रहेगा, गॉन, तो विल मॉडल वर्ब है, कौन सा फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म में आपको ये लगाना पड़ेगा बी। ये सब आगे और क्लियर करेंगे हम, जब पैसिव वॉइस में आएंगे ना तो इसका तो पूरा ऑपरेशन हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगा। फिलहाल थोड़ा सा बता देते हैं कि इंडिपेंडेंट वर्ब का प्रयोग कहाँ होता है, तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म का सीक्वेंस गड़बड़ा जाए वहां पर सीक्वेंस को ठीक करने के लिए बीन का प्रयोग या बी का प्रयोग या बीइंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ हैज हैव क्यों आया, ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ बीन क्यों आया, ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ V4 क्यों आया। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो आपको पहले से पता होता है। अब मैटर है सिंस और फॉर का, इसके बारे में हम लोग 5 मिनट बाद बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये तो ऐसा क्लियर कर दें कि जिंदगी में कभी सिंस फॉर का गड़बड़ होगा ही नहीं। 5 मिनट बाद इसको देखते हैं। चलिए अब आइए, ये सब हमको समझ में आ गया, ये सेंटेंस भी समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस के सेंटेंस में सिर्फ टाइम लगा देने से ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। बनेगा कैसे, तो स्ट्रक्चर पे बना लीजिए सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर पर जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ जो सेंटेंस है उसको समझिएगा। यहाँ जो लिखा हुआ है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, जनरली मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ का इंग्लिश क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था आई एम टीचिंग इंग्लिश। ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं का यही होता और होता भी यही है। लेकिन अब इस सेंटेंस के साथ एक टाइम लग गया, यानी अब हम सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पहले की भी बात कर रहे हैं। इस रूल से ये सेंटेंस आपका यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अगर ये टाइम ना रहता तो ये सही होता कि नहीं होता? सही होता। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगर लिखा रहा है वह सो रहा है तो इंग्लिश क्या होगा? ही इज स्लीपिंग होगा। लेकिन लिखा रहा है कि वह 1 घंटे से सो रहा है, तो अब वह सो रहा है का इंग्लिश ही स्लीपिंग नहीं होगा, अब दूसरा हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो बनाइए इसको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? आई के साथ हैज या हैव, बोलिए क्या लगेगा? हैव लगेगा। हैव के बाद क्या लिखा गया है सब्जेक्ट में, स्ट्रक्चर में? बीन। आई हैव बीन। और वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म क्या आ जाएगा? टीच में आईएनजी लगा देंगे तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग इस पर नहीं आए, अभी इस पर थोड़ा देर बाद आएंगे। पहले इसको देखिए, सेंटेंस है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश गलत, और आई हैव बीन टीचिंग, अच्छा इंग्लिश भी है ना, यहाँ पे इंग्लिश भी लिख देते हैं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। ये आपका सेंटेंस अब करेक्ट हुआ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश क्यों आया, पहले इसको जरा समझ लीजिए। ये छोटा सा चीज है, इस पर ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, 5 मिनट में हम क्लियर कर रहे हैं। पहले ये लॉजिक अगर क्लियर हो गया तो परफेक्ट कभी गलती नहीं होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, वह सो रहा है, बिना टाइम के है, तो इंग्लिश क्या होगा? वह सो रहा है का ही स्लीपिंग होगा। लेकिन हम उसमें टाइम लगा दिया 1 घंटे से, 1 घंटे का इंग्लिश नहीं बताना है, खाली अब 1 घंटे से उसमें लगा दिया, अब वह सो रहा है का इंग्लिश क्या होगा? ही हैज बीन स्लीपिंग। समझ में आ रही है बात? मैं पढ़ रहा हूं बिना टाइम के, टाइम नहीं लगा हुआ, क्या होगा? आई एम रीडिंग होगा या आई एम स्टडिंग होगा। अब हम उसमें टाइम लगा देते हैं कि मैं 5 मिनट से पढ़ रहा हूँ, 5 मिनट का इंग्लिश नहीं बताना, खाली अब मैं पढ़ रहा हूँ का इंग्लिश बदलेगा कि नहीं बदलेगा? 5 मिनट आ जाने के चक्कर में अब ये सेंटेंस बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन स्टडिंग। वह खेल रहा है बिना टाइम के, कोई टाइम नहीं, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही इज प्लेइंग हो जाएगा। लेकिन हम उसमें टाइम लगा दे, वह सुबह से खेल रहा है, अब सुबह से का इंग्लिश नहीं बताना, लेकिन अब वह खेल रहा है का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही हैज बीन प्लेइंग। यही चीज हम आपको क्लियर करना चाह रहे हैं कि आई एम टीचिंग क्या बन जाएगा? आई हैव बीन टीचिंग। आई एम प्लेइंग क्या बन जाएगा? आई हैव बीन प्लेइंग। ही इज स्लीपिंग का क्या बन जाएगा? ही हैज बीन स्लीपिंग। क्यों? सिर्फ टाइम के आ जाने से, सिर्फ टाइम के आ जाने से। अब आइए कि जो टाइम आया है इसमें, इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? ये जो वर्ड आप देख रहे हैं से के लिए वर्ड आपका होता है सिंस या फॉर, ठीक है? सिंस या फॉर, यहां सिंस लगेगा, फॉर कहां लगेगा? सिंस का हम वहां आ रहे हैं, 5 मिनट में बस आ रहे हैं, पहले अभी सिर्फ समझ लीजिए। सिंस लगेगा और उसके बाद टाइम क्या लिखा हुआ? 2003, तो यहाँ वर्ड आ गया 2003। तो सेंटेंस पूरा क्या हो गया? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2003। इस तरह से बन गया। अब हम बोल दें कि वह खेल रहा है बिना टाइम के, तो ही इज प्लेइंग हो गया। लेकिन हम बोलते हैं बस सुबह से खेल रहा है, तो अब सेंटेंस ही हैज बीन प्लेइंग हो जाएगा ना। और लास्ट में से के लिए सिंस या फॉर लगाइए, और जो टाइम लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ संडे तो यहाँ संडे होगा, यहाँ जनवरी लिखा हुआ तो यहाँ जनवरी होगा, यहाँ सुबह है तो मॉर्निंग होगा, यहाँ शाम है तो इवनिंग होगा, यहाँ बचपन है तो यहाँ चाइल्डहुड होगा। इस तरह से सेंटेंस हो गया। जैसे हम बोल दें कि मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अब इसमें टाइम आया ना बचपन से, अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ का क्या हो जाएगा? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से? बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। क्लियर? तो उम्मीद है कि इतना चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग फंस रहे होंगे कि सिंस कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। बुक्स वगैरह में लिखा रहता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगेगा और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर लगेगा। ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम मेरे पल्ले भी नहीं पड़ता, आपके भी नहीं पड़ेगा। हम अपने लॉजिक से इसको आपको समझाते हैं, जरा सिंस और फॉर देखिएगा, जिंदगी में फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी हम जितना बता रहे हैं वो सिर्फ बोल चाल में, स्पोकन के लिहाज से। एक मेरा अलग से वीडियो आएगा सिर्फ सिंस और फॉर पे, उसमें पूरा सेंस ऑफ फॉर क्लियर करेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड भी, कि कभी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो उसमें भी अगर सेंस फॉर का यूज आ जाए तो आप आराम से उसको बना सकें। ये कभी आएगा कुछ दिन के बाद, फिलहाल आपको स्पोकन के लिहाज से दिखा रहे हैं। देखिए अब पूरा फोकस यहाँ कीजिएगा सेंस और फॉर पे। कहाँ सेंस और कहाँ फॉर? ये जो सेंस और फॉर आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है से। अब कब से? तो कोई दिन हो सकता है सोमवार से, कोई महीना हो सकता है फरवरी से, कोई साल हो सकता है 1990 से, उसी प्रकार से कोई टाइम हो सकता है 5 बजे से 6 बजे से, ऐसा होता है कि नहीं? इसी के लिए नहीं आता है, यही टाइम यहाँ पर हमने लिख दिया। और भी हो सकता है लेकिन इतने ही में आपको क्लियर हो जाएगा। अब जरा सा देखिए, हमको सिर्फ ये बताइए कि डे जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है, 8 तो हो नहीं सकता। तो कौन कौन सा होगा यहाँ पर? डे आपका हो सकता है संडे, मंडे, उसी प्रकार से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि हम दिन को कितने तरह से बता सकते हैं। तो दिन को हम 2 तरह से बता सकते हैं। एक तो हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग संडे से क्लास कर रहे हैं,
तो हमने यहाँ लिख दिया संडे से। हम लोग मंडे से क्लास कर रहे हैं तो मंडे से। कुछ लोग इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हम 2 दिनों से क्लास कर रहे हैं। कितने दिनों से? 2 दिनों से। तो यहाँ पर देखिए तो फर्क क्या है। फर्क ये है कि यहाँ भी दिन के बारे में बात किया गया और यहाँ भी दिन ही के बारे में बात किया गया। यहाँ दिन का नाम बताया गया और यहाँ दिन का नाम नहीं बताया गया। बस यही आपका पॉइंट है। जहां डे का नाम बता दे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, उसके साथ लगेगा सिंस। और जहां डे का नाम ना बताए, डे बोले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, इसके साथ फॉर लगेगा। सिंपल रूल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बस नेम, नाम, दिन है तो दिन का नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे अगर आया तो सिंस लगाइए और उस दिन का नाम ना लेके बोले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फॉर लगाइए। क्लियर? वही लॉजिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मंथ, बोलिए मंथ में कौन कौन सा होता है? मंथ में होता है आपका जनवरी होता है, उसी प्रकार से आपका फरवरी हो जाता है, उसी प्रकार से मार्च, अप्रैल, मई, कुछ भी 12 महीना होता है। अगर हम लोग महीने का नाम बताएं तो 2 तरह से बता सकते हैं। एक तो बोले कब से तुम्हारा क्लास चल रहा है, तो बोले मेरा क्लास जनवरी से चल रहा है। और कोई बोलेगा कि मेरा क्लास 4 महीने से चल रहा है। नाम ना बता करके कुछ भी बता सकता है। तो अब जरा देखिए तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मंथ का क्या है? नाम है। जैसे ही मंथ का नाम बताए सिंस लगाइए और मंथ का नाम ना बताए, सिर्फ मंथ बोले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, इसके साथ फॉर लगाइए। इजी लॉजिक है, समझ में आ रहा है? यानी दिन का नाम बताया तो सिंस, मंथ का नाम बताया तो सिंस, और नाम ना बता करके खाली दिन बोला और मंथ बोला तो फॉर। उसी तरह से हम लोग यहाँ आ जाते हैं इस तरह से। मान लीजिए कि कुछ भी हम यहां पर लिख देते हैं 1947, ऐसा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहां पे एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को 2003, है ना? अब जरा सा देखिए, 2 सेंटेंस है इसमें। एक सेंटेंस यहाँ पे अभी हमने लिखा है कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2003, 2003 से। तो 2003 तो साल का नाम हो गया, लेकिन हम ऐसे नहीं बता सकते। अभी 2003 से अगर जोड़ेंगे तो मेरे पढ़ाते हुए कितना साल हो गया? तो 17 ईयर्स हो गया यहाँ पर। इस तरह से हो गया 17 साल। अब बताइए, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मैं 2003 से पढ़ा रहा हूं और ऐसे भी बोल सकते हैं मैं 17 साल से पढ़ा रहा हूं। दोनों में फर्क क्या है? इसमें हमने साल का नाम बता दिया, तो नाम बताया तो साल के नाम के साथ सिंस। इसमें साल तो बोला लेकिन साल का नाम नहीं बताया। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे बता रहे हैं, तो साल का नाम नहीं बताएंगे तो फॉर लगेगा और साल का नाम बता देंगे तो सिंस लगेगा। यही रूल है आपका। इजीली समझ में आ गया? जैसे बोले हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में, तो ये साल का नाम बताया। कोई बोले नहीं 70 साल हो गया, 75 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, तो 70 साल 75 साल पहले कौन सा साल था आपने बताया? नहीं बताया तो फॉर लगेगा और नाम बता दिया तो सिंस लगेगा। क्लियर? आइए टाइम पर। टाइम क्या होता है? यहाँ तो टाइम हेडिंग है, यहाँ टाइम अलग टाइप का है। टाइम में ये हो सकता है हम लोग 2 बजे से पढ़ रहे हैं। 2 बजे मान लिया आपका टाइम है पढ़ने का, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग 2 बजे से पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा ऐसे भी तो बोल सकता है कि हम लोग आधे घंटे से पढ़ रहे हैं, हाफ एन आवर। अब बताइए तो जरा सा, ये 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये टाइम का नाम होता है कि नहीं होता है? अगर घड़ी हम बोलें तो घड़ी में होता है ना 2 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसा होता है। अब बताइए कि जो 2, 3, 4, 5, 6 हुआ, ये तो टाइम का नाम हो गया। और बोले आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो ये समय का नाम होता है नहीं ना? यानी टाइम का नाम बताएंगे तो सिंस और टाइम का नाम नहीं बताएंगे तो फॉर। यानी सिंपल लॉजिक यही है कि दिन का नाम सिंस, महीने का नाम सिंस, साल का नाम सिंस, टाइम का नाम सिंस। और फॉर कहाँ? जहां दिन लिख दें लेकिन दिन का नाम ना बताएं, महीना लिखें लेकिन महीने का नाम ना बताएं, साल लिखें लेकिन साल का नाम ना बताएं, टाइम लिखें, घंटा लिखें लेकिन उस घंटे का नाम ना बताएं। जहां नाम नहीं बताएंगे वहां फॉर लगेगा और जहां नाम बताएंगे वहां सिंस लगेगा। है इजी लॉजिक के नहीं? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। अभी और बचा हुआ है। अभी दूसरा चीज़ एक और बता देते हैं। एक और तरीका है, उससे आप लोगों को समझाते हैं। एक चीज़ याद होगा, पढ़ा होगा बचपन में, नाउन। नाउन कितने प्रकार का होता है? तो 5 भी होता है, 3 भी होता है। पुराने ग्रामर के अनुसार 5, नए ग्रामर के अनुसार 3। खैर अभी हमको उस पर नहीं जाना, अभी हमको दूसरे चीज़ पर जाना। नाउन जो होता है उसका 2 पॉइंट यहाँ पर हम लिख रहे हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन
और एक होता है कॉमन नाउन। होता है कि नहीं होता है ऐसा? अब देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किसको कहते हैं आपको पता होगा, फिर भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख दें बॉय, बॉय, और यहाँ हम लिख दें राहुल। ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोले लड़का तो लड़का कोई एक या पूरा उसका ग्रुप, पूरा जाति के बारे में बात किया, तो जहाँ पूरे जाति के बारे में बात करें वो कॉमन नाउन, और किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करें राहुल तो वो प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से अगर हम बोल दें कि सिटी, तो बोलिए तो सिटी क्या होगा, प्रॉपर या कॉमन? कॉमन पूरे शहर, यानी पटना भी उसमें आ गया, दिल्ली भी आ गया, मुंबई भी आ गया, कोलकाता भी आ गया, सब शहर आ गया। बोलेंगे ना शहर की आबादी घनी होती है, तो दिल्ली में भी, पटना में भी, मुंबई में भी, कोलकाता में भी, सब में। लेकिन अब हम यहाँ पर एक शहर के बारे में बात करें, दिल्ली, तो अब ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। यानी कॉमन नाउन कहते हैं किसी पूरे जाति के बारे में, और प्रॉपर नाउन कहते हैं उसके एक चीज के बारे में। जैसे मोबाइल, तो मोबाइल कॉमन नाउन हुआ, लेकिन हम बोल दे MI, अब MI एक कंपनी है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? उसी प्रकार से हम गर्ल बोल दे तो गर्ल यानी लड़की का पूरी जाति, तो हो गया कॉमन नाउन, और किसी एक लड़की का नाम बोल दे तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। क्यों बताया यहाँ पर हम लोग इसको? फिर से वापस आते हैं यहाँ। अब जरा यहाँ आके देखिए एक चीज ध्यान से जो समझाना चाह रहे हैं, बताइए तो यहाँ पर कि कॉमन और प्रॉपर अभी आपको हम रिमाइंड करा ही दिया। ये डेज है क्या, प्रॉपर है या कॉमन है? डेज क्या है, प्रॉपर या कॉमन? तो डेज आप बोलेंगे कि कॉमन है। अब बताइए तो ये संडे और मंडे क्या है, संडे या मंडे? अब ये प्रॉपर है कि नहीं है? ये है प्रॉपर, क्योंकि इसमें एक दिन के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें पूरे दिन के जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया कॉमन। बताइए तो महीना क्या है? महीना भी कॉमन है। और जनवरी और फरवरी क्या है? ये प्रॉपर है। जनवरी एक महीने का नाम है, फरवरी एक महीने का नाम है, और पूरा महीना पूरे जाति की बात कर रहे हैं, यानी कॉमन हो गया। ईयर क्या है? ये भी कॉमन हो गया। और 2003 क्या है? ये प्रॉपर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए आर क्या है? ये भी कॉमन हो गया। एक घंटे में कई मिनट हो सकता है, कई मिनट के मतलब 60 मिनट हो सकता है, 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड हो सकता है, तो इस तरह से ये कॉमन हो गया। लेकिन अब इसका टाइम का नाम बता दीजिए, ये क्या हो गया, 2 o'clock, ये हो गया प्रॉपर। अब आप देखिए आपका पॉइंट क्या है, सारे कॉमन नाउन के साथ फॉर लगाइए, सारे प्रॉपर नाउन के साथ सिंस लगाइए। सिंपल लॉजिक में पूरा सेंस ऑफ और खत्म। समझ में आया ना? यानी जहां प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर दे वहां सेंस लगेगा, और जहां कॉमन नाउन के बारे में बात कर दे वहां फॉर लगेगा। इजी हो गया, कितना आसान है। कहाँ रहा पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम? समझ में आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। और इस लॉजिक से कितना आसानी से समझ में आ रहा। अब खुश हो गया मैं कि हाँ बहुत आसानी से समझ में आ गया। रुकिए अभी बचा हुआ, अभी और है। चलिए और आते हैं, और लिखने के लिए हमको थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मॉर्निंग, इवनिंग, उसी प्रकार से चाइल्डहुड, और उसी प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं, ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस, कुछ भी। इतने ही में समझा देते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये पूरा ग्रुप इसी का है, यानी सिंसी के ग्रुप में लिखा है, सिंस के ग्रुप में। याद कीजिए तो जब आप स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5 में होंगे तो जब आपको सेंस फॉर पढ़ाया गया होगा या ये टेंस पढ़ाया गया होगा, तो उसमें क्या बताया गया था, बाबू जहाँ मॉर्निंग आए उसके साथ सेंस लगाना, जहाँ इवनिंग आए उसके साथ सेंस लगाना। चाइल्डहुड के साथ तो सेंस लगवे करेगा, रट लो। उसी प्रकार से ईद और होली दिवाली के साथ सेंस लगेगा, रट लो। अब भाई चाइल्डहुड के साथ सेंस लगेगा, फॉर क्यों ना लगेगा? मॉर्निंग के साथ सेंस लगेगा, फॉर क्यों ना लगेगा? ये कभी नहीं बताया गया। बस रट जाओ, रट्टा मारो, काम तमाम। कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। 4 वर्ड को तो रट्टा मान लीजिएगा, ऐसा ऐसा 400 वर्ड है जिसके साथ सेंस लगेगा, सबको रट जाइएगा। लॉजिक लगाइए। देखिए लॉजिक क्या कहता है मेरा, इन सब वर्ड के साथ सेंस लगेगा, ये आपको पहले से पता है, हम नहीं बता रहे, पहले से पता है। क्यों लगेगा ये हम क्लियर कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कोई भी ऐसा टाइम, कोई भी ऐसा टाइम जो अपने सेम सिचुएशन पर वापस ना आ सके। फिर से समझिएगा, कोई भी ऐसा टाइम जो गुजर गया और सेम सिचुएशन पर, एकदम सेम हालात पर वापस ना आ सके, हर वैसे टाइम के साथ सिंस का प्रयोग होता है। अब बोलिएगा कैसे? तो देखिए मॉर्निंग, एक बार मॉर्निंग निकल गया दोबारा आएगा, बोलिएगा सर कल फिर आएगा। कल फिर आएगा। आज का डेट कितना है? मान लीजिए कि आज का डेट है 18 तारीख,
तो 18 मई 2020। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए तो कि 18 तारीख अगर आज है तो कल जो मॉर्निंग आएगा वो 18 ही तारीख का आएगा कि 19 का आएगा, परसों जो आएगा वो 20 का आएगा। आज जो मॉर्निंग का टेम्परेचर था कल भी मॉर्निंग का वही रहेगा। आज सुबह सुबह धूप खिला हुआ था तो कल भी धूप ही खिला रहेगा। आज जितने लोगों ने मॉर्निंग देख लिया कल सारे के सारे मॉर्निंग देख ही लेंगे। कितने टपक पड़ेंगे और कितने नए आ जाएंगे मॉर्निंग देखने के लिए। तो मॉर्निंग वर्ड सेम सिचुएशन में वापस नहीं आ सकता है, इसलिए इसके साथ सेंस लगाते हैं। सेम चीज़ इवनिंग में आ जाएगा। चलिए, चाइल्डहुड बोलिएगा बचपन। अब बोलिए तो एक बार बचपन चला गया तो दोबारा आएगा उसी सिचुएशन में। बचपन में क्या करते थे, ये कहिएगा, अब हो पाएगा कभी? कभी नहीं हो पाएगा। बचपन में तो तुतला के बोलते थे, बोलिएगा आप तुतला करके। बचपन में ये निकलता रहता था अपने आप, एकदम बाई डिफ़ॉल्ट। अब निकलेगा आपका अपने आप नहीं निकलेगा। यानी बचपन एक बार चला गया तो वो भी दोबारा वापस नहीं आएगा सेम सिचुएशन में, इसलिए इसके साथ सेंस लगेगा। अब बोलिएगा सर यहाँ तक तो समझ गए, ईद और होली तो पक्का आएगा, हर साल आता है, इसमें कैसे हो सकता है? बिल्कुल होगा। हमने क्या बोला, कोई भी ऐसा टाइम जो अपने सेम सिचुएशन में वापस ना आ जाए। बताइए तो, ईद आने ही वाला है कुछ दिन में, 2-4 दिन में ईद है हम लोगों का। तो अब बताइए, ईद आने वाला है, क्या सेम सिचुएशन में ईद आ जाएगा? पिछले ईद में हम लोग फ्री थे, आज़ाद थे, और इस बार कैद हैं, लॉकडाउन में घर में कैद हैं। हो सकता है कि ईद की नमाज भी बाहर पढ़ने को ना मिले। तो बताइए तो, पिछला सिचुएशन और इस बार का सिचुएशन सेम हो गया? ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर मान लीजिए लॉकडाउन ना भी रहता तो भी सिचुएशन सेम होता। जो जो खाना पिछले ईद में बना था एकदम हू बहू इस ईद में वही बनेगा और टेस्ट भी वही हो जाएगा। और जिन जिन लोगों से गले मिले थे पिछली बार, इस साल भी उसी से गले मिलेंगे। खोज खोज के हम तुमसे पिछली बार मिले थे, अरे कितने तो अब मिलने वाले नहीं होंगे, चल बसे। और कितने तो नए नए मेहमान आ गए जिनसे आप गले गले मिलेंगे। उसी प्रकार से होली है कि आप पिछली बार जिन जिन लोगों को रंग लगाया था ढूंढ ढूंढ के उन्हीं को लगाएंगे। नहीं, पिछली बार तुमको लगाया था इस बार भी लगाएंगे। अरे कितना दिल्ली निकल गया, कितना बॉम्बे निकल गया, कितना यहीं से निकल गया और कितना नया आ गया। तो यही है कि ये सब चीज़ सेम सिचुएशन में वापस आ ही नहीं सकता। तो जो वर्ड सेम सिचुएशन में वापस ना आए उसके साथ सेंस लगाएंगे। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली रट्टा मार करके काम चलाना, काम ही चल सकता है, काम ज़्यादा निपटेगा नहीं। अब एक चीज़ और बता दें, अब तो क्लियर हो गया होगा। अभी जो हमने सेंस ऑफ और पढ़ाया ये मात्र 20% है, बोलिएगा अभी 80% बाकी है जी, 80% बाकी है। लेकिन आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो स्पोकन के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। बोल चाल में इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एग्जाम्स में तो बहुत पड़ेगा। तो हम इसीलिए बोला ना, एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें सेंस ऑफ और पूरा पढ़ाएंगे, 100% पढ़ा देंगे कि कभी भी कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो उसके लिए वेट कीजिए। फिलहाल आपके जितना काम चलने वाला है वो हमने आपको क्लियर कर दिया। तो उम्मीद है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ सेंस क्यों लगा ये भी समझ में आ गया होगा कि ये साल का नाम है इसलिए यहाँ लगा। तो क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक बार देख लीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूँ, हालांकि ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बनेगा। यहाँ सेंटेंस है आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, यहाँ भी होगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है, लेकिन यूज़ नहीं होता। इसलिए इसको हम इस अंदाज में आपको पढ़ाया कि कंटिन्यूअस के सेंटेंस में कोई टाइम लगा दीजिए, वो बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इस सेंटेंस में बीन क्यों आता है? क्योंकि हैज़ हैव के साथ चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहाँ दिया हुआ फोर्थ फॉर्म, सीक्वेंस गड़बड़ा गया, इसलिए यहाँ से सीक्वेंस निकाल के थर्ड फॉर्म दे दिया। हैज़ हैव को थर्ड फॉर्म मिल गया, बाकी आप जो लगाइए आपकी मर्जी। तो उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको क्लियर हुआ होगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे। कंटिन्यूअस का सेंटेंस लिख लीजिए, वह खेल रहा है और उसमें टाइम लगा दीजिए, वह 5 बजे से खेल रहा है, ऐसे बनाइए। वह सो रहा है, ये हो गया, या वह सोया हुआ है, ऐसे बना दीजिए। और वो 1 घंटे से सोया हुआ, तो आसानी से आपका बनेगा भी और आसानी से आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आया होगा और आपको पता ही होगा कि अब प्रेजेंट कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट डे आप लोगों का टेस्ट है। अच्छे से टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद वाले क्लास में, यानी बाद डे आफ्टर टुमारो, उसके बाद हम लोग पास्ट पढ़ेंगे। पास्ट के बारे में अभी ही बता देते हैं एक चीज़, पास्ट तो वैसा पढ़ेंगे जैसा कभी नहीं पढ़ा है। पास्ट हम लोग वैसे ही ना पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब फिर पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर ताते थी, फिर रहा रही, ता था, चुका था। ये क्या है, टिटिम्मा बना कर रखा लोगों ने। ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। घड़ी देखकर 15 से 20 मिनट में पूरा पास्ट कंप्लीट, बिना एक स्ट्रक्चर बताए हुए, बिना सिर्फ लॉजिक से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है अगला क्लास आप लोगों का पास्ट का। लेकिन उससे पहले जितना प्रेजेंट में पढ़ाया उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। होमवर्क फाइल में यही हुआ है, उससे बना लीजिएगा। फाइल से क्या, खुद से बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंटिन्यूअस में कोई टाइम ऐड करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय।